छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर ईडब्ल्यूएस यानी कि अगड़ी जाति के जो कथित गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया है 10% पूरे देश के हर राज्यों में, तमिलनाडु को छोड़ के, वो छत्तीसगढ़ में 10% से घटा के अगड़ी जातियों का आरक्षण कर दिया गया 4%। ओबीसी का आरक्षण 14% था, उसको बढ़ा के कर दिया गया 27%, और एससी का 12% था, उसको 13% किया गया है, और जो आदिवासियों की का जो आरक्षण था 32%, 32 ही रखा गया है। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वही ये नया संशोधन लाए हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनको इस तरह का आरक्षण मिलेगा। और बिहार में एक तरह की बात चल रही कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, जबकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का जो है उसका विरोध सिर्फ और सिर्फ इस देश में जो बड़े नेता हैं, स्टालिन, एमके स्टालिन कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं किया गया। बिहार से एकदम खत्म कर देने की मांग की जा रही है जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, इनके द्वारा। सर, आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पीछे क्यों पड़े? अगड़ी जाति के गरीब लोग को आरक्षण मिल रहा है तो उनकी भागीदारी हो रही है इससे। देखिए, गरीब लोगों की भागीदारी होने का खिलाफत मैं नहीं हूँ। भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब ने जो संविधान बनाया हमारे, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ। और जहाँ बाबा साहब के जब संविधान जिन्होंने लिखा इतनी मेहनत से, जिसे देश ने गले से लगाया और देश का एकमात्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब हमारे बाबा साहब ने उस समय आर्थिक शब्द का संविधान में आरक्षण की कहीं चर्चा नहीं की, तो भारत के संविधान में जब आर्थिक आरक्षण देने की कहीं चर्चा नहीं है, बाबा साहब ने सामाजिक रूप से जो पिछड़े जो लोग थे, जो समाज पीछे था, जिन्हें सैकड़ों वर्ष तक पढ़ने से रोका गया, साथ बैठने से किसी ने रोका, उस व्यवस्था को, उस मनुवादी व्यवस्था को बदलने के लिए आरक्षण की बात बाबा साहब ने कही और लिखा संविधान के तहत कि सामाजिक रूप से जो पीछे हैं उन्हें आरक्षण देने की बात कही गई। तो आज भारत की सरकार ने ये कौन सा ऐसा आयोग का रिपोर्ट था, कौन सा ऐसा कमीशन का रिपोर्ट था, या कौन सा ऐसा रिपोर्ट था जिसके आधार पर एक ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही, और उसका नाम ईडब्ल्यूएस उन्होंने रख दिया। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? ये तो सरासर हमारे भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ है। हम भारतीय शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों के साथ खिलवाड़ है। ईडब्ल्यूएस नाम दिया गया, और ये नाम तो एफईडब्ल्यूएस होना चाहिए था। इसका ये क्या होता है? ये एफईडब्ल्यूएस होता है। इसमें जो इन्होंने किया है, ये फॉरवर्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जब ये नाम रखने में परहेज क्यों भाई? जब आप फॉरवर्डों के लिए आरक्षण दे रहे हैं और उनका नाम भी आपने छुपा लिया, स्पष्ट करना चाहिए। जब ओबीसी का आरक्षण है तो पिछड़ों के साथ आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट का आपने लिखा है एससी कोटा, तो ये सवर्ण लिखने में क्या परेशानी थी आपको? जब सवर्णों के लिए जब आरक्षण दिया है तो 10% आरक्षण सवर्णों को बिना किसी आयोग की सिफारिश पर, बिना किसी रिपोर्ट की सिफारिश पर, बिना जातीय जनगणना के आधार पर जब आपने दिया है, तो ये नाम में भी घोटाला है। ये नाम भी इन्होंने क्यों छुपा लिया है? गरीबों को दिया जा रहा है। नहीं, गरीबों को दिया रहा तो पूरे भारत के गरीबों को देना चाहिए था ना। हमारे शोषित, दलित, वंचित में गरीब नहीं है, दलित में गरीब नहीं है, पिछड़ों में गरीब नहीं है, अति पिछड़ों में गरीब नहीं है। पूरे भारत के गरीबों को देने की जरूरत होनी चाहिए थी। ये केवल और केवल सवर्ण ही गरीब हैं, और सवर्ण में जो 67,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, वहां तक के लोग गरीब हैं। तो ये 2.5 लाख इनकम टैक्स देने की वाले नहीं मिल रहे हैं, और 67,000 रुपया महीना जो कमा रहे हैं वो कहते हैं गरीब हैं। ये मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरह से बात कही। सर, भारत में दोहरा मानसिकता जो चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए थी, और बाबा साहब का जो संविधान है उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है। और इस संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है, इसे जनतांत्रिक विकास पार्टी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सर, जैसा बता रहे हैं कि 8 लाख कमाने वाले अगड़ी जाति के लोग गरीब हैं, तो 2.5 लाख कमाने वाले लोग इनकम टैक्स क्यों दें?
गरीब आदमी इनकम टैक्स क्यों दे? निश्चित रूप से होना चाहिए कि अगर 8 लाख कमा रहे हैं और गरीब लोग हैं तो टैक्स क्यों देंगे भाई? ये तो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं। ये 8 लाख वाले तो इन्होंने डिफाइन किया है वीकर सेक्शन, और प्रति व्यक्ति है, पूरे भारत की प्रति व्यक्ति है, औसत जो है वो 1.5 लाख भी नहीं अभी पहुंचा है। तो 1,20,000 प्रति व्यक्ति आय हमारी है पूरे भारत की, और ये कह रहे हैं कि 8 लाख वाले गरीब हैं। तब तो इसका मतलब है कि पूरे भारत की आबादी आबादी ही गरीबी रेखा से नीचे है। ये तो सीधा सीधा बताने को है। तो इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं? इनकम टैक्स ये लोग क्यों दे रहे हैं? और हमारा देखिए, हमारा इनकम टैक्स, सिंपल सवाल बनता है सर कि इनकम टैक्स भरने वाले लोग गरीब कैसे हो गए? यही कोर्ट का मतलब दोहरी मापदंड यहाँ रखा गया है, और दोहरी मापदंड का ही नतीजा है कि भारत में एक वर्ग संपन्न होते जा रहा है। कौन वर्ग है ये समझने की जरूरत है। कौन है? एक ही वर्ग को हर नौकरियां में उन्हें बिना रिजर्वेशन के भी उन्हें नौकरियां मिलता है, और दूसरा वर्ग जो हमारा जो सामान्य वर्ग जो कहा जाता है उसी के लिए सारा कुछ है, और जो शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े हैं उन्हें कहीं जगह ही नहीं मिल पा रही है। अगर कॉलेजेस के अंदर देखें, महाविद्यालयों के अंदर देखें तो कोई प्रोफेसर, कितने प्रोफेसर हैं वहाँ प्रोफेसरों की संख्या ये नहीं पहुँच पा रहे हैं। न्यायालय की तरफ देखिए तो वहाँ भी नहीं पहुँच है हमारी। तो आखिर पहुँच कहाँ है हमारी? हम बीपीएससी में बिहार में जाते हैं तो वहाँ भी अब उनकी संख्या भारी हो रही है, हम बहुत सिमटते जा रहे हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए थी, जो भागीदारी नहीं हो रही है, और कहीं न कहीं अगड़े और पिछड़े की राजनीति करके भारत की सरकार हो या मौजूदा बिहार की सरकार हो, ये कहीं न कहीं शोषित दलित वंचितों को दबाने का काम। बिहार सरकार क्या करे? देखिए, बिहार की सरकार अगर चाहती तो बिहार में ईडब्ल्यूएस नहीं लागू होता। ये बिहार की सरकार का मन के ऊपर था। सरकार जिस दिन चाहते, जैसे अगर अभी आपने चर्चा किया छत्तीसगढ़ की बात की, वहाँ 4% कर दिया गया। तमिलनाडु की सरकार ने इसे आज तक नहीं लागू किया। तो यहाँ ये जो सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, ये कहती है कि मैं पिछड़ों की सरकार हूँ, दलितों की सरकार हूँ, तो इन्हें यहाँ भी करना चाहिए था, इन्हें नहीं लागू करना चाहिए था। तब हमें भी समझ में आता कि हाँ, ये वो सरकार वाकई पिछड़ों की सरकार है, हाँ ये सरकार वाकई दलितों की सरकार है। लेकिन ये सरकार तो सामंती व्यवस्था से पूंजीपतियों के गोद में खेलने वाली सरकार है। ए टू जेड नहीं, ए टू जेड रहती तो कैसे लागू होता? ये ए टू जेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सामंतवादियों की सरकार है, और उसी की वजह से यहाँ ये व्यवस्था लागू हुई, आनन फानन में लागू किया गया, और आज भी इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो क्या लालू यादव खुद 2014 का लोकसभा चुनाव जब था, 2014 जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस चुनाव में राजद के घोषणा पत्र में था कि हम सवर्णों को आरक्षण देंगे। 2019 में उन्होंने विरोध किया था। तो 2019 में विरोध किए, और आज जब आपकी बिहार में सरकार में आप गलवहिया समाये हुए हैं, तब फिर विरोध करने में कौन सी आफत आन पड़ी है? तेजस्वी जी को आगे आना चाहिए कि हम बिहार में नहीं लागू होने देंगे। हम आए 6 तारीख को धरना पर बैठ रहे हैं, आवे बैठे वो भी, और बिहार में नहीं लागू होने दे, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये शोषित दलित वंचितों की सरकार है। लेकिन ये फासिस्टवादी ताकत है, ये सामंतवादी व्यवस्था की सरकार है, ये कभी भी शोषित दलित वंचितों का कल्याण नहीं चाहती है। ये केवल और केवल बात करना चाहती है, और बात लोग लुभावने करके हम लोगों का वोट लेकर के हमें ठगने का काम। अच्छा, आप भी राजनीति कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे बहुजन नेता, उत्तर भारत में किसी बहुजन नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि अगड़ी जाति को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका विरोध कर सके। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आप विरोध करें, कैसे राजनीति में सर्वाइव करेंगे? देखिए, मुझे राजनीति में सर्वाइवल की ज़रूरत नहीं है, मैं राजनीति में सर्वाइवल का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने जो शोषित दलित वंचित परिवार जो मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहा है, मैं उस परिवार को आगे लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और उस प्रयास के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। और संविधान में अगर कहीं कोई छेड़छाड़ हो रहा है, उसको रोकने का मेरा प्रयास है कि बाबा साहब के संविधान के साथ, जो मेरा मूल ग्रंथ है, उस ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। और बार बार जो अनुच्छेदों को बदल दिया जाता है, जब बाबा साहब के संविधान में स्पष्ट रूप से सामाजिक रूप से जो पीछे थे उनकी आरक्षण की बात थी, तो ये आर्थिक रूप से आरक्षण की बात करके निश्चित रूप से हमारे संविधान को
जो हमारा मुख्य ग्रंथ है उसको तार तार किया गया है, उसको दागनुमा किया गया है। हम उस दाग को हटाना चाहते हैं। तो आपको अगर कहा जाए कि आप अगड़ी जाति के विरोधी हैं? देखिए, मैं अगड़ी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हम अपने समाज के लोग जो शोषित दलित वंचित समाज मेरा है, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है, मैं उन्हें उनकी अंगुली पकड़ करके उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना चाहता हूं। इस बीच में अगर कोई कुछ आता है तो मैं उस रुकावट को हटाना चाहता हूं। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जनरल कोटे से ही दिया गया अगड़ी जात का आरक्षण, और जनरल कोटा सब वही ले जाते थे, तो वही जिसमें ले जा रहे थे उसमें से ही उनको मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो भाई, इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी का कोटा से हम शोषित दलित वंचित पिछड़ों अति पिछड़ों का अधिकार नहीं था। तो यह सरकार को स्पष्ट कहना चाहिए कि यह 50% सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए आरक्षित था। सरकार को कहना चाहिए। तो एक तरफ कहती है कि सामान्य वर्ग उन सबके लिए था, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारा आरक्षण 2% जो ओबीसी का बढ़ रहा था, तो यही सुप्रीम कोर्ट था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय था, जिसने कहा कि नहीं, 50% से आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय भी सवर्णों को आरक्षण देने की प्रयास हुआ, 50% से ज़्यादा बढ़ा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ बैरियर का काम किया कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आज 60% हो गया, 10% अचानक बढ़ गया, बिना किसी कमीशन, बिना किसी सर्वे रिपोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगाती है। ये कहीं ना कहीं देश में दोहरा एक पैमाना तय करती है, मापदंड तय करती है, और इसके तीखे शब्दों में विरोध करता हूं। और इसी विरोध के स्वरूप 6 तारीख को हम लोग इस 10% जो FEWS है, इसके खिलाफ धरना पर बैठने का काम करेंगे। और राज्य सरकार से सर्वप्रथम मांग है कि इस बिहार में लागू होने से इसे रोका जाए। अच्छा, एक नगर निकाय चुनाव हो रहा था बिहार में, उसको इसलिए रोक दिया गया अति पिछड़ा आरक्षण के चलते कि अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया गया है बिना उसका स्टडी किए दिया गया है, इसलिए ये आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और बिना आरक्षण का निकाय चुनाव कराया जाए अथवा आयोग बना के अति पिछड़ों का सामाजिक अध्ययन किया जाए, उसके बाद दिया जाए। लेकिन पूरे देश में अगड़ी जात को 10% आरक्षण दिया गया, कोई स्टडी नहीं। ये भी पटना हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए कोई अलग मापदंड है, और सवर्ण वर्गों के लिए कोई अलग मापदंड है। भारत की जनता भारत के संविधान में विश्वास करती है, बाबा साहब के संविधान में विश्वास करती है, और मैं बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाला हूँ। जहाँ भी उसका खिलाफ काम होगा, मैं उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करूँगा। अपनी आवाज़ को, जो भी मेरी आवाज़ होगी, उसको बुलंद करने का काम करूँगा। तो उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अब राजद के साथ हैं, तो आपकी नाराजगी नीतीश कुमार से है कि राजद से? देखिए, मेरी नाराजगी इन सरकारों से है। एक तो इसने भारत में लागू किया, और दूसरी बिहार की सरकार, जो बिहार में आनन फानन में इसे रातों रात लागू कर दिया गया। जब हम अपनी बिहार में जनगणना, जातीय जनगणना की सरकार वकालत कर रही है, तो कम से कम उस दिन तक तो इंतजार कर ले कि जातीय जनगणना में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है उनकी, और जितनी उनकी अगर संख्या है, और सबको गरीब मान करके अगर उनकी संख्या ही 10% आती है, और 10% उन्हें आरक्षण दे दिया जाता है कि गरीब हैं, तो क्या सारे सवर्ण गरीब हैं? तब तो सारे सवर्णों को कटोरा लेकर के चलने की जरूरत होनी चाहिए कि बिहार में सारे सवर्ण गरीब हैं। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में सारे सवर्ण गरीब हैं? अरे, हम तो यही देखते हैं कि सवर्णों में दशमलव में भी गरीबी नहीं होगी। गरीब होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ गरीब नहीं, गरीबी होगी उनके अंदर, लेकिन गरीबों को मदद करने के लिए मनरेगा भी तो है ना, उनमें उनको काम देने चाहिए। और भी बहुत सारी गरीबी है, धन देकर के गरीबी सरकार दूर करे ना, आरक्षण देकर के गरीबी दूर करने की कहाँ है? ये तो आर्थिक रूप से आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया ना कि ये धन देकर के, हम आरक्षण देकर के गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं। धन को उपार्जन से, धन देकर के गरीबी दूर की जा सकती है। तो आरक्षण धन नहीं हो सकता है, आरक्षण प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
आरक्षण नहीं है, आरक्षण सामाजिक उन्मूलन कार्य। जब सवर्णों को 10% अगर इनकी जनसंख्या कही जाती है कि पूरे भारत में इनकी जनसंख्या 10% है और गरीब सवर्ण बना करके इन्हें 10% जनसंख्या आरक्षण दे दिया गया। अगर शेड्यूल एससी की बात करें तो एससी की जितनी संख्या है उसको उतनी आरक्षण का लाभ दिया गया। शेड्यूल ट्राइब्स की जितनी संख्या है उतनी उन्हें भी आरक्षण की बात की। लेकिन ओबीसी एक ऐसा है कि ओबीसी की जनसंख्या कि आधा आरक्षण की वकालत की गई और उसमें भी मारामारी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी के आरक्षण पर जो निशालिया सवाल खड़ा किया गया है और सवर्णों को गरीब बता करके उनकी जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा उन्हें आरक्षण देने का प्रयास किया गया है, कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान के साथ बहुत बड़ा झोलझाल किया गया है, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। तो जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार, इनका कहना है कि सवर्णों को गरीब है, अगर वो हैं तो उन्हें अन्य योजनाओं के तहत उनकी गरीबी दूर की जाए। आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है। जिनका प्रतिनिधित्व अलग अलग क्षेत्रों में नहीं है उनका प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है। संविधान में जिसको छेड़छाड़ करके सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, इसको जाति से जोड़ा जाए ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस में कहा जाता है कि जो आर्थिक रूप से गरीब है उनको आरक्षण दिया गया, जबकि इनका कहना है कि ये कहा जाए कि जो अगड़ी जाति के लोग गरीब हैं, गरीब 8 लाख बोल रहे हैं सालाना कमाने वाले गरीब ने, तो जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। तो अगड़ी जाति का आरक्षण इसका नाम दिया जाए ईडब्ल्यूएस की जगह। तो आपका क्या कहना है? 6 तारीख से ये कर रहे हैं आंदोलन, इसके लिए 6 तारीख को कौन जगह है सर? गर्दनी बाग। गर्दनी बाग में 6 तारीख की गर्दनी बाग में 6 तारीख को बहुत सारे बहुजन समाज के लोग वहाँ जुटेंगे। आप चाहें तो जा सकते हैं। और आपका क्या कहना है इस मसले पर? छत्तीसगढ़ में सवर्णों की जो आबादी है वो 3 से 4% थी, इसलिए 10% आरक्षण मिलने के कारण मिल रहा था उनको, इसलिए घटा के उनका जो आरक्षण है आबादी के अनुपात में, अगर वहाँ 3 से 4% आबादी है तो 3 से 4% आरक्षण कर दिया गया है। पहले आबादी से 2 गुना से ज़्यादा आरक्षण वहाँ ईडब्ल्यूएस का मिल रहा था। तो इसी तरह इनका कहना है कि जब सवर्णों की आबादी 10% तो उनका आरक्षण 10%, एससी की आबादी कहीं 16% तो आरक्षण 16%, एसटी की आबादी अगर 7% तो उनको 7% आरक्षण, लेकिन ओबीसी की आबादी अगर 60% है 60% तो उनको 27% आरक्षण क्यों मिलता है? और इस पर ओबीसी का खामोश क्यों है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।